एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, यानी कि ये बोला है इसमें कि जो Sn है भाई प्रथम n पदों का योग, इसका मतलब Sn, तो Sn बोला है कि 4n माइनस एन स्क्वायर है। ठीक है, तो इतना पहले लिख लेंगे। और क्या बोला है, तो इसका प्रथम पद, हमें प्रथम पद ज्ञात करना है, यानी कि A1 ज्ञात करना है। ठीक है, क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो हमें A1 ज्ञात करना है अर्थात S1, और A1 को ही S1 भी बोलते हैं क्योंकि वो पहला ही पद होता है, पहले पद का सम भी होता है, तो जो A1 होता है वही S1 होता है। तो यहाँ पर S1 यही कह सकते हैं कि जो A1 होता है वही S1 होता है, दोनों सेम ही होते हैं। क्या है ये बोला है कि, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। फिर बोला है कि प्रथम दो पदों का योग क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है। अब प्रथम दो पदों का योग मतलब S2, तो जो S2 होता है ना वो प्रथम दो पदों का योग हो जाता है पूरा का पूरा ही। ऐसा नहीं करना है कि S1 प्लस S2, ये नहीं करेंगे, सिर्फ S2 निकालेंगे, तो S2 ही जो होगा वो प्रथम दो पदों का योग हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा पद क्या है, और दूसरा पद बोला है, दूसरा पद क्या है, इसका मतलब हमको क्या निकालना है, A2 भी निकालना है, ये A2 भी क्वेश्चन मार्क है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद का मान ज्ञात कीजिए। और क्या बोला है, तीसरा पद, इसका मतलब कि A3 भी हमको क्वेश्चन मार्क है, A3 भी हमको निकालना है। तीसरा पद बोला है, तीसरा। फिर 10वां पद यानी कि A10 भी क्वेश्चन मार्क है, और nवें पद का मान, तो nवां पद यानी कि AN भी क्वेश्चन मार्क है। हमको इतना सारा इसमें फाइंड आउट करना है, इतने सारे टर्म्स हमको निकालने हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया है, ये दिया हुआ है Sn, तो Sn इज इक्वल्स टू 4n माइनस एन का स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए इसमें प्रथम पद निकालेंगे, तो भाई प्रथम पद यानी कि S1 या फिर A1, तो कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर n की जगह पर 1 लिख देंगे, तो ये प्रथम पद या S1 कहलाएगा हमारा। ठीक है, तो 4 इंटू 1, यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी 1 रख देंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, S1 इज इक्वल्स टू, देखिए 4 1 जब 4, तो माइनस यहाँ 1 का स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा। तो 4 में से जब 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यानी हम कह सकते हैं कि S1 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर एक मान तो हमारा ये आ गया, और इसी को हम A1 भी बोलते हैं क्योंकि पहला ही टर्म होता है, आप उसको S1 कहिए या A1 कहिए, वो दोनों एक ही है, तो ये S1 या फिर ये A1 दोनों एक ही टर्म है। ठीक है, फिर क्या बोला है कि प्रथम दो पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब S2, केवल S2 निकालना है। S2 का मतलब ही हो जाएगा कि प्रथम दो पदों का योग, ऐसा नहीं करना है कि S1 प्लस S2 कर देंगे, नहीं, S2 ही प्रथम दो पदों का योग हो जाएगा। तो फिर हमें S2 भी निकालना है, देखिए S2 यहाँ पर निकाल देते, तो S2 क्या हो जाएगा, अब देखिए फार्मूला है ना 4n माइनस एन स्क्वायर, इसी में मान रख देंगे, तो 4 इंटू टू, बाई एन की जगह 2 रखना है, माइनस यहाँ पे फिर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए क्या, 4 दूनी 8, माइनस 2 का स्क्वायर कितना, 4, भाई 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2 मतलब 4, तो 8 में 4 गया तो 4, तो इसका मतलब जो S2 की वैल्यू आ जाएगी वो 4, तो यहाँ से हमारा S2 निकल आया, कितना आ गया, 4 आ गया। फिर बोला है दूसरा पद क्या है, अब A2 निकालना है, तो A2 पता है कैसे निकलेगा, अगर S2 में से S1 घटा देंगे तब A2 निकलेगा। ये फार्मूले के रूप में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, या नॉर्मली अगर हमें A2 निकालना है, A2 मतलब दूसरा पद, तो यहाँ हम डाले भी दे रहे हैं कि दूसरा पद, तो जो ये S2 है ना, S2 में से अगर हम S1 घटाएंगे तो हमारा A2 निकल आएगा, तो S2 माइनस S1 यानी कि 4 माइनस 3, इसका मतलब कितना, 1, तो जो A2 है, जो दूसरा पद है वो 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक ये आंसर भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब बोला है कि तीसरे, 10वें और nवें पदों का योग, अब हम तीसरा पद निकालेंगे, तो तीसरा पद निकालने के लिए पहले S3 निकालेंगे, तो पहले S3 निकालेंगे, तो S3 का मतलब जो हमारा फार्मूला है ना, n इंटू 4 इंटू n था, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, भाई n का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो इसका मतलब S3 इज इक्वल टू 4 तियां 12 माइनस 3 तियां 9, तो फिर 12 में से अगर हम 9 घटा देंगे, भाई ये 4 तियां 12 और 3 का स्क्वायर 9, तो 12 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ये हमारा S3 आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो A3 चाहिए ना, A3 पद कौन सा है, तो मतलब A3 अच्छा कैसे निकालेंगे, जो S3 है, S3 में से S2 घटाएंगे तो हमारा A3 निकल के आ जाएगा, यानी तीसरा पद निकल आएगा। तो हम लिखेंगे A3 इज इक्वल टू, और S3 की वैल्यू हमने अभी भी 3 निकाली, तो 3 लिख देंगे, माइनस S2 की वैल्यू हमने क्या निकाली, यहाँ देखिए 4 निकाली है, तो बस यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। अच्छा, जब इनको आपस में घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि A3 यानी कि जो तीसरा पद है ये, तो ये क्या है, माइनस का 1 है, एक ये भी वैल्यू हमारी निकल आई। अब क्या बोला है, अब बोला है कि 10वें, अब हमें 10वां पद निकालना है, तो अब 10वां पद निकालने के लिए 9 पदों का योग चाहिए और 10 पदों का योग चाहिए। ठीक है भाई, 10वां पद निकालने के लिए हमको 9 पदों का योग चाहिए और 10 पदों का योग चाहिए, तब तो हम 10 में से 9 घटाएंगे तो फिर हमें 10वां पद मिलेगा। लगाते हैं, तो सबसे पहले S9 निकालेंगे, क्योंकि 10वां पद है तो पहले S9 तो हमें चाहिए चाहिए होगा, तो S9 के लिए बस वही 4 इंटू 9 माइनस यहाँ 9 का स्क्वायर, तो कैसे हो जाएगा, 9 चौके 36,
माइनस 9, 9 का 9 स्क्वायर करेंगे भाई, तो 9 का 9 से गुणा तो 81। अब इनको आपस में घटा देंगे, तो 81 में से अगर हम 36 घटा रहे हैं तो 11 में से 6 गया तो 5, और 7 में 3 गया तो 4 बचेगा, तो ये माइनस का 45 आ जाएगा, यहाँ माइनस भी लगा देंगे। यानी हम कह सकते हैं कि S9 की वैल्यू माइनस की 45 आई, लेकिन हमें S9 से मतलब नहीं है। अब हम S10 निकालेंगे। S10 के लिए 4 इंटू 10 माइनस का 10 का स्क्वायर ऐसे कर देंगे, तो 4 दामन 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ये आपस में घटाएंगे तो माइनस का 60 आ जाएगा, यानी कि S10 जो है वो माइनस का 60 आया। लेकिन ना तो हमें S10 चाहिए, ना तो हमें S9 चाहिए, हमें क्या चाहिए था, हमें A10 चाहिए था, A10। तो A10 करने के लिए क्या करना होगा कि S10 में से S9 को घटा देंगे। भाई जो भी पद हमें चाहिए होता है तो उसी वाले जो योगफल होता है उससे एक कम वाला योगफल घटा देते हैं। ठीक है, तो निकल आएगा ये, तो S10 इज इक्वल्स टू S9। तो S9 क्या था, S10 इज इक्वल्स टू S10, और S10 की वैल्यू क्या थी, माइनस की 60, तो लिख देंगे माइनस, और S9 की वैल्यू माइनस की 45, तो यहाँ पर लिख देंगे, और ये माइनस पहले से है, तो इस प्रकार ऐसे करके हम लोग इसको लिख देंगे। अब माइनस की 60, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 45, ये आ जाएगा माइनस का 15, तो ये माइनस का 15 हो गया। यानी कि जो A10 है, A10 की वैल्यू हम कह सकते हैं माइनस की 15। ठीक, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, और हमें क्या चाहिए, nवें पद। अच्छा, nवें पद कैसे होगा, nवां पद निकालने के लिए यानी उससे एक कम वाला पद हमें उसमें से घटाना पड़ेगा योगफल से। तो इसका मतलब हमें जो एक टर्म निकालना होगा वो n-1 एक टर्म निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जो फार्मूला है हमारा 4, अब यहाँ पर n की जगह n-1 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर माइनस प्लस नहीं भाई, माइनस है यहाँ पर तो माइनस कर लीजिए, फिर n-1 का होल स्क्वायर, भाई इसका होल स्क्वायर करना है तो कर लेंगे 4, यहाँ n 4 की 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये माइनस लगा लेंगे और उसका अंदर स्क्वायर खोलेंगे तो n स्क्वायर, फिर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू n इंटू 1 ऐसे लिख देंगे, फिर 4n-4 माइनस का s का n स्क्वायर प्लस का 1, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ये प्लस का 2n हो जाएगा। अब इसको आपस में थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिए, अच्छा ये माइनस यहाँ पर इसको भी माइनस कर देगा, ठीक है, ये प्लस नहीं होगा। फिर अब ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 4 है, तो ये माइनस के 5 हो जाएंगे, और ये 2n है, ये 4n है, तो 6n हो जाएंगे, और ये माइनस के 5 हो जाएंगे, और ये माइनस का n स्क्वायर लिखा रहेगा। और हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए nवां पद। तो nवां पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो लिखेंगे an, भाई an निकालना है हमको, तो an निकालने के लिए Sn माइनस Sn-1 ये हमें करना पड़ेगा। भाई एक कम ही तो घटाना पड़ता है इसमें से, तो Sn की वैल्यू हमें पहले से पता है 4n माइनस n स्क्वायर, ये क्वेश्चन ही है हमारा, देखिए क्वेश्चन में ही दे रखा है सबसे पहले Sn की वैल्यू क्या है, 4n माइनस n स्क्वायर है, तो बस ये लिख देंगे। फिर माइनस, और Sn-1 की वैल्यू जो हमने ये अभी अभी निकाली वो लिख देंगे, क्या 6n माइनस का 5 माइनस का n स्क्वायर ऐसे। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस का 6n, ये प्लस का 5 हो जाएगा, ये प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 5, तो पहले तो 5 लिख लेते हैं, ये हो गया 5, और 6n में से 4n घटाएंगे तो माइनस का 2n बचेगा, और ये क्या आया, ये an आया, तो an की वैल्यू तो हमारे पास ये आ रहा है, यानी कि सारे टर्म हमारे पास निकल आए। अब हमें क्या क्या निकालना था वो हम एक साथ एक पास लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो चलिए यहाँ से यहीं लिख देते हैं साइड में छोटा छोटा सा, पूरा जो 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 कुछ हमें पूछा था हम उसको यहाँ पर लिख देंगे। क्या, सबसे पहले तो हमें A1 पूछा था, A1 हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है, और हमें फिर S2 A2 पूछा था, तो S2 भी पूछा था, दो पदों का योगफल, तो S2 4 हो जाएगा, और A2 भी पूछा था तो A2 1 हो जाएगा। S3 S3 तो शायद नहीं पूछा है, इसमें दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, हाँ तो S3 नहीं पूछा, S3 नहीं लिखेंगे। अब क्या पूछा था, फिर हमें A3 पूछा था जो कि माइनस का 1 था, और A10 पूछा था, तो A10 हमारे पास माइनस का 15 निकल के आया था, और लास्ट में AN पूछा था, तो AN की वैल्यू है 5 माइनस 2n, ये तो ये पूरा इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको हम यहाँ पर ऐसे करके आंसर डाल दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। फिर क्या बोला है, जो कि 6 से विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य के लिए, अच्छा 6 से विभाज्य का मतलब पहला टर्म ऐसा कौन सा होगा जो 6 से विभाज्य होगा, तो पहला टर्म पहले ही होगा, 6 हो जाएगा। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो फिर 12 लिख देंगे। तीसरा क्या हो जाएगा, 18, ऐसे करके कहाँ तक जो 40 से विभाज्य हो। तो अगर 6 को 40 से विभाज्य करते हैं तो 6 से 24 तो कितना आ जाएगा, ऐसे करके 240। भाई 6 की 40 से गुणा करेंगे क्योंकि 40वां टर्म पूछा है ना, तो 240 हो जाएगा। अब ये हमारा लास्ट टर्म है, ठीक है, और ये हमारा प्रथम पद है, और हमें पूछा क्या है कि 40
धन पूर्णांकों का योग पूछा है, इसका मतलब हमको S40 पूछा है। ठीक है, 40 धन पूर्णांकों का योग मतलब हमें S40 पूछा है, तो इसमें फार्मूला लगा देंगे क्या, n/2 और a प्लस एल। अच्छा, एल वाला फार्मूला क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि हमको लास्ट टर्म मालूम है, इस वजह से हम एल वाला फार्मूला लगा सकते हैं। अगर हमें लास्ट टर्म मालूम नहीं होता तो फिर हम ये एल वाला फार्मूला नहीं लगाते। अच्छा, 240 जो है वो हमारा एल है, ये क्या है, ये एल दे रखा है हमें, और ये ए दे रखा है। और अगर 12 से हम 6 घटा दें तो 6, तो डी भी हमें दे रखा है। ठीक है, तो हमें सब कुछ पता है, लेकिन अच्छा डी की इसमें जरूरत भी नहीं है हमको, सिर्फ हमें ए और एल की जरूरत पड़ेगी। तो बस सीधे सीधे कर लेंगे। और एन क्या है, एन हमारा 40 है, क्योंकि बोले ना 40 पर भाई ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक है, इसका मतलब एन का मान 40 हो जाएगा। तो साइड में लिख लीजिए क्या क्या दिया है, ए का मान 6 दिया है, और एल का मान दिया है 240, और एन का मान कितना 40 दिया हुआ है। ये इतने टर्म में दे रखे हैं। ठीक, अब बस फार्मूले में मान रख देंगे क्या, एन की वैल्यू कितनी है 40, तो 40/2, और ए की वैल्यू 6 है, और एल की वैल्यू कितनी 240 है। तो बस ऐसे लिख लेंगे, इसको कट कर देंगे, ये 20 हो जाएगा। तो 20 गुणे, और यहाँ पर 6 की यहाँ पर 6 में 240 जोड़ देंगे तो 246 हो जाएगा ये। अब इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, चलिए गुणा भी कर लेते हैं इनकी आपस में। 0 का 0 रहेगा, 2 छंग 12, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी 4, तो ये हमारा आ जाएगा। यानी कि जो S40 आ रहा है वो इतना आ रहा है, ये हमारा एक फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। बस ठीक हो गया, इतना सरल सिंपल सवाल था। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या लिखा है, 8 के प्रथम 50 गुणज, सेम जैसा क्वेश्चन ये था वैसे ही क्वेश्चन ये है। 8 के 50 गुणज पूछे, तो पहला तो 8 हो जाएगा, दूसरा 16 हो जाएगा, तीसरा 24 हो जाएगा, और जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा भाई, 50 की 8 से गुणा करो तो वो लास्ट टर्म हमें मिल जाएगा, यानी कि 400। ठीक है, कैसे, 5 8 40, तो 40 तो ये हो गया, ये 0 है तो लगा दिया, तो लास्ट टर्म भी हमको मिल गया। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी ए का मान 8 दिया हुआ है, टी, अच्छा टी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसमें हटाइए। अब यहाँ पर क्या 400 दे रखा है, ये एल है, तो एल का मान कितना है 400 दे रखा है। उसके बाद क्या है, एन, एन का मान क्या है 50 है। तो हमें क्या पूछा है कि प्रथम 50 गुणज का योग ज्ञात करना है, इसका मतलब हमको पूछा क्या है, S50 पूछा है। तो इसका मतलब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, n/2, फिर यहाँ पर a प्लस एल। ठीक, ये फार्मूला लगा देंगे, जब हमें लास्ट टर्म दिया होगा तभी ये फार्मूला लगाते हैं। अच्छा, n/2, अच्छा n/2 की जगह हम यहाँ सीधे 50/2 लिखते हैं, और a का मान 8 प्लस यहाँ पर कितना 400 लिख देते हैं। अब बस काट देंगे, ये 25 हो जाएगा, तो यहाँ से 25 और मल्टीप्लाई 8 और 400 कितना हुआ 408 हो जाएगा। 25 की गुणा कर देंगे, 25 अठे 200, 200 का 0 हासिल 20, 25 का 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। इसमें 20 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 का 0 2 कैरी हो जाएगा, 25 चौके 100, 100 में 2 जोड़ देंगे तो 102। तो ये हमारा कुछ इतना बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही लगेगा। 8 के प्रथम 15 गुणज, तो पहला तो 8 हो जाएगा, दूसरा 16 हो जाएगा, तीसरा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यहाँ डैश 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 करके 15 की 8 से गुणा कर देंगे, तो 15 अट्ठे 120, यानी कि जो लास्ट टर्म है हमारे पास वो 120 दे रखा है। तो फिर ये तो ए हो जाएगा 8, इसमें डी की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम फार्मूला लगाएंगे ना एल वाला, तो डी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। सीधे एल लिख लेते हैं, एल क्या है 120 दे रखा है, और एन की वैल्यू कितनी 15 है, क्योंकि बोला ना 15 गुणजों का योग, तो एन की वैल्यू 15 आ जाएगी। अब बस हमें निकालना है कि 15 गुणजों का योग, यानी कि हमें एस एन निकालना है, S15, या फिर ये सीधे सीधे यहाँ पर S15 ही लिख के दे रहे हैं, हमें S15 निकालना है। तो फिर S15 कैसे निकालेंगे, देखिए n/2 फिर a प्लस एल, ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें मान रख देंगे, तो n/2, अच्छा n/2 का मतलब क्या है, यहाँ पर n/2, तो 15/2, और a की वैल्यू कितनी 8 है, प्लस एल की वैल्यू कितनी है 120 है। तो ठीक है, अब 15/2 गुणे, और 120 में 8 जोड़ देंगे तो 128 हो जाएगा, कट कर देंगे, 6 और 4 64 हो जाएगा। तो इनके आपस में गुणा कर लेंगे, 15 गुणे 64, तो बस 15 चौके 60, 60 का 0 हासिल 6, और 15 छक्के 90, और 90 में 6 जोड़ देंगे तो 96, 960 हमारा आंसर आ रहा है। यानी कि S15 की जो वैल्यू आ रही है वो 960 आ रही है, ये हमारा एक इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रथम 15 गुणजों का योग जो है हमारा S15 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं लेना है, तो 0 के बाद जो पहली विषम संख्या होगी वो क्या होगी, 1 ही तो होगी भाई, 1 विषम संख्या होती है, फिर 3 हो जाएगा, फिर क्या 5 हो जाएगा, एंड डैश 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 50 के बीच, तो 50 तो एक सम संख्या है ना, तो इससे पहले जो विषम संख्या होगी वो 49 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये हमारा लास्ट टर्म दे रखा है, ये एल नहीं दिया हुआ है, ये अंतिम पदों का जो योग है वो नहीं दे रखा है, ये हमारा लास्ट टर्म an दे रखा है।
ठीक है। अब इसके बीच में कितने टर्म है पहले वो निकालना है, क्योंकि हमें n की वैल्यू तो नहीं पता है, तो पहले हमें इसमें n निकालना होगा। तो n निकालने के लिए क्या हमें चाहिए, a, तो a की वैल्यू तो 1 है, d की वैल्यू कितनी 2, क्योंकि भाई 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। अब हमें क्या निकालना है, n निकालना है, और an की वैल्यू 49 है, तो ये भी यहाँ पर लिख लेते हैं कि an की वैल्यू 49 है। तो अपना फॉर्मूला लिखेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an की वैल्यू क्या 49 है, तो 49 लिख देंगे इक्वल्स टू यहाँ a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू तो हमें निकालना ही है, इसलिए ऐसे लिखा रहेगा, इंटू डी की वैल्यू क्या 2 है, 2 लिख देंगे, तो यहाँ 49 ये 1 माइनस में आ जाएगा इक्वल्स टू 2n-1, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। इसको घटा देंगे 48 बचेगा, ये 2 अपॉन में चला आएगा, कट कर देंगे 24 हो जाएगा इक्वल्स टू n-1। ठीक, अब देखिए ये n-1, तो n-1 इक्वल्स टू 24 ऐसा लिख सकते हैं, तो n इक्वल्स टू 24, ये 1 यहाँ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो n की जो वैल्यू आ रही है वो हमारी 25 आ रही है। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ रही है 25 आ रही है। अब क्या ज्ञात करेंगे, अब जो योग है ना, योग वो हमें ज्ञात करना है कि इनके बीच में कितने टर्म हैं, तो 25 टर्म है, तो योग ज्ञात करना है, मतलब हमें S25 ज्ञात करना है, क्योंकि 25 टर्म है, हमने टर्म तो निकाल लिया, तो फिर हमें S25 ज्ञात करना है, वही हमारा योग हो जाएगा टोटल। तो कैसे लिखेंगे n/2, तो n/2 मतलब 25/2 सीधे लिख सकते हैं, n/2 का मतलब 25/2, और फिर 2 इंटू a, और a की वैल्यू 1 है तो 1 लिख देंगे, 2a प्लस n-1, और n 25 है तो 25 माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू 2 है, तो सीधे सीधे हमने फार्मूले में मान रख दिया यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, अब 25/2 गुणे 2 1 कम 2 प्लस 25 में से 1 गया तो 24, 24 गुणे 2 ऐसे लिख देंगे हम इसको। फिर यहाँ से 2 और यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 25/2 गुणे 2, यहाँ बचेगा 1, भाई 2 1 कम 2, और यहाँ 2 चला गया तो सिर्फ यहाँ 24 बचेगा, तो हम ये और ये कट कर देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 25 और गुणे 24, और ये कितना फिर से 25 हो गया। इन दोनों की जब आपस में गुणा करेंगे तो 625 आ जाएगा, 25 की 25 से गुणा 625 आता है, करके आप देख लीजिएगा। तो S25 की वैल्यू आ रही 625, और बस यही हमें पूछा था कि जो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं हैं उनका योग ज्ञात करना था, तो बस इस तरह से हमको इसको फाइंड आउट करना था, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आप बुक में देखिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो आप बुक में देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है, पहले दिन के लिए 200 रुपए। ठीक है, पहले दिन के लिए 200 रुपए बोल रहे हैं, और दूसरे दिन के लिए कितना बोल रहे हैं, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, फिर तीसरे दिन के लिए 300, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। वो हमें दिख भी रहा है कि 50 रुपए हर बार बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है, तो 30 दिन का विलंब कर देता है, इसका मतलब जो लास्ट टर्म होगा हमारा उसमें हमें 30 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, या फिर हम n को 30 मान सकते हैं, n बराबर 30 ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं, इसमें हमें करना क्या है, तो कितनी राशि देनी होगी, इसका मतलब टोटल हमें S30 निकालना है। ठीक है भाई, 30 दिन के लिए बोला है कि 30 दिन के लिए कितनी राशि देनी है, इसका मतलब हमको S30 निकालना है। तो चलिए इसको आंसर करते हैं सीधा, क्वेश्चन अब नहीं लिखेंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है भाई ये। तो क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आंसर डाल रहे हैं कि आंसर नंबर 15। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा इसमें, तो हम सीधे सीरीज बना रहे हैं, क्योंकि पहले दिन के लिए 200 बोला है तो हम यहाँ 200 लिख लेंगे, फिर दूसरे दिन के लिए 250 बोला है तो भाई 250 लिख लेंगे, और तीसरे दिन के लिए हमें क्या बोला है 300 बोला है तो 300 लिख लेंगे, एंड डैश 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 ऐसे ही इसी प्रकार n दिनों के लिए। तो n क्या है, अब देखिए इसमें जो n है वो 30 है। ठीक है, जो a की वैल्यू है वो 200 है, और जो d है, d क्या है हमारे पास 250 में से जो 200 घटाएंगे तो 50 ही तो बचेगा, तो ये d आ गया। बस सारी वैल्यूज हमारे पास है, मान रख देंगे। क्या हमें S30, अच्छा हमें निकालना क्या है, हमें S30 की वैल्यू निकालनी है कि जो वो मजदूर होगा वो अगर 30 दिन विलंब करेगा तो 30 दिन के लिए टोटल कितना रुपए देगा, टोटल का मतलब है S30। ठीक है, तो बस अब S30 इज इक्वल्स टू क्या n/2, 2a प्लस n-1 इंटू के d ऐसे करके, तो फिर S30 इज इक्वल्स टू 30/2, फिर 2 इंटू a, और a की वैल्यू कितनी है 200 है, प्लस n-1, n का मतलब 30 माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है 50 है, तो यहाँ पर 50 लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, अब कट कर देंगे, तो ये तो हो गए 15, तो 15 यहाँ से ये 400 हो जाएंगे, आपस में गुणा कर देंगे, और यहाँ 29 हो जाएंगे, तो देखिए 29 मल्टीप्लाई 50, यहाँ 50 से इसकी मल्टीप्लाई करना है हमको। ठीक, तो 15
ये 400 प्लस, अब 29 किससे गुणा कर देंगे तो 0, और 5 का 9 से, 5 9 45 का 5 हासिल 4, और 5 दूनी 10 4 14, ये हमारा कुछ इतना आएगा 1450। अब इनको इनको आपस में जोड़ देंगे तो 15 गुणे, और यहाँ गुणे का निशान लगा देंगे। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो 0 0 में 0 0, और ये 0 में 5, तो फिर ये वाला 5 हो जाएगा, 4 4 8, और ये 1 हो जाएगा। अब इन दोनों के आपस में हम गुणा कर देंगे तो 15 का 0 से 0, और 15 पचे 75 का 5 हासिल 7, 15 अट्ठे 120, 120 में 7 जोड़ेंगे 127, यानी कि 7 यहाँ पर आ जाएगा, हासिल 2, हासिल 12, 15 एकम 15, और 15 में 12 जोड़ देंगे तो 15 12 27, यानी कि ये कुल मिला के हमारा आंसर आ रहा है। तो बस अब यहाँ पर लिख देंगे क्या कि S30 की जो वैल्यू है वो 27,750 है। अब देखिए क्वेश्चन इतने बड़े हैं तो बच्चों को देख के थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन क्वेश्चन बड़े जरूर हैं। अगर आप समझ के लगाएंगे ना तो क्वेश्चन में कुछ खास होता नहीं है। जैसे यही क्वेश्चन आप ले लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है और छोटा सा इसका आंसर है, और क्वेश्चन इतना बड़ा है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन समझिए फिर लगाइए, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बुक में देखिए, लिखा हुआ है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। 700 रुपए की राशि रखी गई, ठीक है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम कर देना है, यानी कि जो पहले पुरस्कार दिया गया तो उसमें से 20 रुपए कम करते जाना है। मगर मान लीजिए अगर 200 रुपए किसी बच्चे को दिया गया, तो जब दूसरे बच्चे को देंगे ना तो 20 रुपए कम करके 180 रुपए ही देंगे। फिर तीसरे बच्चे को देंगे तो भी 120 रुपए कम कर देंगे, यानी उसको 160 रुपए ही मिलेंगे। इस प्रकार हर बार 20 रुपए कम कर दिए गए हैं। और जो पुरस्कार है वो कितने, 7 लोगों को दिए गए हैं, 7 नगद पुरस्कार देने ना। तो बस ये सवाल है। फिर बोला है यदि प्रत्येक पुरस्कार, ये तो हो गया, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि जो पुरस्कार है उनका मान हमें ज्ञात करना है कि वो कितने कितने पुरस्कार रहे होंगे, यानी पहले वाले को कितना मिला होगा, दूसरे वाले को कितना मिला होगा, तीसरे को कितना मिला होगा। ठीक है, तो इसमें हमें पता तो है नहीं, तो देखिए इसका आंसर ही हम लगाते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ लिख दे रहे हैं कि ये आंसर नंबर, कि ये हमारा आंसर नंबर कितना 16 है। तो इसमें मान लेते हैं कि माना जो प्रथम पुरस्कार होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। और फिर दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा, ये दूसरा वाला A-20 का 20 रुपए कम करेंगे ना, फिर A-40 20 रुपए और कम कर देंगे, तो ऐसे ऐसे करके बढ़ता ही चला जाएगा ये। ठीक है, और लास्ट में कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 700, क्यों 700 टोटल इसका योग दे रखा है। तो फिर यहाँ पर जो ये ए है, अच्छा ए की वैल्यू, ए की, अच्छा ए हम इसको कैपिटल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ए की वैल्यू तो ए ही रहेगी, और फिर डी को भी कैपिटल मान लेते हैं। फिर डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से ये घटाएंगे ना तो A-20 माइनस ए, तो देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, -20, तो फिर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी -20, और जो ए है वो ए हो जाएगा। ये ए जो है हमने फार्मूले में जो होता है ना फार्मूला स्मॉल, उसको हमने बड़ा ले लिया है, कैपिटल लेटर में ले लिया है। अच्छा, और हमें क्या दे रखा है, जो 700 दिया है वो SN दे रखा है, SN इज इक्वल्स टू कितना 700 दे रखा है हमें यहाँ पर। और n कितना दिया हुआ है, n इज इक्वल्स टू 7 दे रखा है ये, ठीक है, n इज इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, हम सबसे पहले S7 निकालेंगे, तो क्या होगा 7/2, फिर 2a, अच्छा 2a, तो a की जगह पर ये रखना है 2a प्लस n-1, यानी कि 7-1 इंटू डी, और d की वैल्यू कितना लेना है हमको, ये लेना है 20 की, भाई देखिए d की वैल्यू 20 आएगी, तो माइनस का हमें 20 लेना है। ठीक, अब जो S7 है, S7 की वैल्यू कितनी 700 है, तो हम यहाँ पर 700 लिख देंगे, यहाँ पर इज इक्वल्स टू 7/2, और यहाँ से 2a, अब यहाँ से हो जाएंगे 6, और यहाँ जो ये माइनस है इस 10 को माइनस कर देगा तो ये 6 हो जाएंगे। अब 6 की जब हम 20 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा यहाँ पर। फिर ये कट करेंगे, 7 बन जा 7, और 7 बन जा 7, 2 0। अब ये जो 2 है इस 100 से गुणा कर लेगा तो कितना 200 हो जाएगा, तो यहाँ तो हो जाएगा 200, और यहाँ कितना है 2a माइनस 120। अब जो ये 120 इस तरफ आ जाएगा तो जुड़ जाएगा आपस में, यानी कि 200 प्लस 120, यहाँ 2a, इनको आपस में जोड़ देंगे, तो जोड़ने से ये हो जाएंगे हमारे 320 बराबर कितना 2a। तो अब यहाँ पर लिखे दे रहे हैं कि a बराबर 320/2, कट कर देंगे तो ये 160 आ जाएगा, a बराबर 160, यानी कि जो पहला मान रहा होगा, पहला पुरस्कार रहा होगा वो 160 रुपए का रहा होगा। तो सारे आंसर अब हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, सारे आंसर अब हम यहाँ साइड में लिखेंगे। तो जो पहला पुरस्कार रहा होगा ए, तो लिख सकते हैं कि पहला पुरस्कार, पहला पुरस्कार तो वो तुम्हारा ए रहा होगा, तो ए का मतलब कितना 160,
फिर दूसरा पुरस्कार क्या रहा होगा, दूसरा पुरस्कार कितना रहा होगा, 160 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो 140, तो 140। फिर अच्छा इसी प्रकार तीसरा पुरस्कार कितना रहा होगा, इसमें से भी घटा दीजिए तो 120 हो जाएगा। फिर चौथा पुरस्कार क्या रहा होगा, चौथा यानी कि इसमें से भी घटा दो 20 तो 100 हो जाएगा। इसी प्रकार पांचवा पुरस्कार क्या रहा होगा, पांचवा पुरस्कार इसमें से भी घटा लो 20 तो 80 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से छठा पुरस्कार क्या रहा होगा, इसमें से भी 20 घटा लो तो कितना 60 हो जाएगा। अब इसी प्रकार सातवां पुरस्कार क्या रहा होगा, सातवां जो पुरस्कार रहा होगा हमारा, ठीक है, इसमें से भी घटा लेंगे तो 40 आ जाएगा। इसका मतलब ये सारे पुरस्कार रहे होंगे, पहले 160, 140, 120, 100, 80, 60 और 40। ये हमारा पूरा का पूरा इतना आंसर बनेगा। ठीक है, इतना हमारा पूरा आंसर बन जाएगा, ये आंसर। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे से हैं, मतलब इसमें बुक में देखने से तो बड़े लग रहे हैं, लेकिन जब आप समझ के लगाएंगे ना तो उनका आंसर बहुत ही छोटा छोटा सा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बुक में देखिए। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा है। ठीक है, यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। ठीक है, तो कक्षा का जो एक सेक्शन होगा, अनुभाग का मतलब सेक्शन, अगर कक्षा में कई सेक्शन है तो वो अलग अलग पेड़ लगाएंगे। अगर उसमें एक ही सेक्शन है, जैसे कक्षा 1 में अगर 3 सेक्शन है या 4 सेक्शन है, ठीक है, तो वो 4 पेड़ लगाएंगे। तो अगर कक्षा 1 में एक सेक्शन है तो वो एक ही पेड़ लगाएंगे। इसका कहने का मतलब ये है, पेड़ लगाएगा। फिर है कक्षा सेकंड का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, यानी कि दूसरी कक्षा का जो एक अनुभाग है वो 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का एक जो सेक्शन है वो 3 पेड़ लगाएगा, यानी 3 कक्षा के 3 पेड़ लगेंगे, 2 कक्षा में 2 पेड़ लगेंगे और एक कक्षा में एक पेड़ लगेंगे, यानी कि उसका सेक्शन उतने पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक चलेगा, यानी कि 12 कक्षा के विद्यार्थी 12 पेड़ लगाएंगे, जो उनका एक सेक्शन होगा। ठीक है, तो वो 12 पेड़ लगाएंगे। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। अब क्या बोला है कि कक्षा के 3 अनुभाग हैं। 3 अनुभाग का मतलब क्या है कि कक्षा 1 में सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी 3 सेक्शन है। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग 3 पेड़ लगाएंगे। कक्षा 1 के बच्चे 3 पेड़ लगाएंगे। अब कक्षा 2 में, उसमें भी 3 सेक्शन है, तो कक्षा 2 में तो 2 पेड़ लगाएंगे ना, लेकिन सेक्शन 3 है, तो एक सेक्शन से अगर 2 पेड़ लगाएंगे तो 3 सेक्शन में तो 6 पेड़ हो गए, तो हम 3 से गुणा करते हुए चले जाएंगे। अब इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी, तो हमें टोटल जितने पेड़ हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि S12 निकालना है। भाई 12 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें S12 निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। चलिए तो यहाँ से लिखेंगे आंसर, इसका आंसर नंबर 17 यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या बोला है, कक्षा 1 में 3 अनुभाग हैं और कक्षा 1 के विद्यार्थी जो हैं, अगर वो एक अनुभाग है तो एक पेड़ लगाएंगे, मतलब 3 अनुभाग है तो वो 3 पेड़ लगाएंगे, यानी कक्षा 1 वाले बच्चे 3 पेड़ लगाएंगे। कक्षा 2 वाले बच्चे 6 पेड़ लगाएंगे। इसी प्रकार कक्षा 3 वाले बच्चे, क्योंकि एक में अगर कक्षा 3 में अगर 3 अनुभाग है मतलब वो 9 पेड़ लगाएंगे, और इसी प्रकार बढ़ता जाएगा। तो कक्षा 12 वाले कितने पेड़ लगाएंगे, 12 की भी 3 से गुणा कर देंगे, 12 3 36। तो ये हमारी सीरीज बन जाएगी। जब ये हमारी सीरीज बन जाएगी तो फिर यहाँ पर ए क्या है, ए 3 दे रखा है और ये लास्ट टर्म दिया हुआ है। लास्ट टर्म का मतलब क्या, एल दे रखा है, एल हमारा 36 दे ही रखा है। तो बस हम सीधा एस एन निकाल लेंगे। तो एस एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 और a प्लस एल, सीधा यहाँ से निकाल लेंगे ऐसे करके हम। ठीक है, सीधा यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो और अच्छा n की वैल्यू क्या, n की वैल्यू 12, क्योंकि 12 कक्षा तक के लिए बोला है तो n की वैल्यू 12 है। तो फिर S12 इज इक्वल्स टू 12/2, ए की वैल्यू 3 है और एल की वैल्यू कितनी 36 है। तो बस ये हो जाएगा, इसको कट कर देंगे तो 6, यहाँ 6 लिख देंगे गुणे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा। अब बस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 नाम 54 का 4 हासिल 5 और 6 3 18, 18 5 23, यानी कि 234। बस यही आंसर हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो टोटल पेड़ स्कूल में लगाए जाएंगे वो इतने पेड़ लगाए जाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसकी चाहे थोड़ी सी लैंग्वेज भी लिख दीजिए कि विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या बराबर 234 को लिख लेते हैं कि विद्यार्थियों द्वारा लगाए पेड़ों की संख्या बराबर कितना, 234। तो यहाँ पर भी आप आंसर ऐसे करके इसको डाल सकते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो क्या है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, तो केंद्र ए ये है, फिर ए और बी को लेते, पहले ए बी यहाँ तक, यानी कि ये वाला वृत्त, फिर उसके बाद ये वाला, तो ऐसे कुछ बताया गया। तो लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या होगी वो 0.5 सेंटीमीटर होगी।
उसके बाद बोला 1 सेंटीमीटर, यानी कि फिर ये वाली त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, अगेन ये वाली त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या L3 वाली ये 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये बड़ा वाला ये है सबसे बड़ा वाला L4 दिख रहा है आपको, जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी वो 2.0 सेंटीमीटर। उसके बाद एक बार 0.5 बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये इसमें बोला है वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दिखाया गया। ये आकृति 5.4 है, इसमें दिखाया गया है। फिर बोला है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, यानी कि ये कितने बनाए जाएंगे भाई, L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, मतलब इस प्रकार से L13 बनाए गए हैं। ठीक है, और हमें क्या बोला है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों वाले बने इस सर्पिल की कुल लंबाई, कुल लंबाई इसका मतलब S13 की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, और इसमें हिंट दे रखा है, हिंट देखिए क्या दिया हुआ है, संकेत है क्रमशः केंद्रों, केंद्र मतलब जो ये सेंटर पॉइंट होते हैं, ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयां L1 L2 L3 L4 है, ये लंबाइयां दे रखी हैं। चलिए आपको समझाते हैं, इसको लिखकर समझाते हैं कि कैसे किया जाएगा। तो जो ये संकेत दे रखा है, सबसे पहले ये नोट कर लेते हैं क्या संकेत हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए लगाते हैं क्वेश्चन। तो लिखेंगे बी ए बी इस प्रकार से वाले जो ये अर्धवृत्त हैं, अर्धवृत्तों की जो लंबाइयां दे रखी हैं वो क्या दे रखी हैं, L1 L2 L3 एंड L4, ये हमें दे रखा है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब देखिए जो ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त की लंबाई होती क्या है, तो लिखेंगे कि अर्धवृत्त की लंबाई L, तो वो होता क्या, परिधि बटे 2। अच्छा, परिधि को हम क्या बोलते हैं, 2πr बोलते हैं, और बटे में 2, तो ये कैंसिल कर देंगे, कितना हो गया, πr हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि L बराबर πr, हम ये कह सकते हैं। तो फिर अब इसी प्रकार अगर हम L1 की बात करें भाई, L1 L2, ये देखिए यहाँ पर L1 L2 L3 लिए गए थे, तो अगर हम L1 की बात करें तो क्या हो जाएगा, πr1। ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा। इसी प्रकार L2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, πr2। ठीक है, और इसी प्रकार हम L3 की बात करें तो क्या हो जाएगा, πr3 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता चला जाएगा। कहाँ तक, 13 टर्म्स तक, L3 तक चला जाएगा, ये L13 तक जाएगा ये। ठीक है, तो अब सर्पिल की कुल लंबाई कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सर्पिल की कुल लंबाई बराबर क्या लिखेंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड प्लस कहाँ तक, L13 तक। L ये 13 हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, इसको L1 की वैल्यू क्या है, πr1 प्लस πr2 प्लस πr3 प्लस एंड ऐसे यहाँ तक आगे चलता चला जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए R1 की वैल्यू क्या है, 0.5, तो ये लिख देंगे, प्लस πr2 की वैल्यू क्या है, 1.0 प्लस पाई, और R3 की वैल्यू क्या है, 1.5। ऐसे ही हर बार 0.5 बढ़ाते चले जाएंगे। चलिए ठीक है, अब इसमें जो A है, ठीक है, तो जो ये A है, A की वैल्यू, ये है A की वैल्यू क्या, 0.5 पाई। अब पाई हम पीछे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम हर बार पाई को आगे ही लिखें। अच्छा, इसमें D निकालेंगे तो D की वैल्यू क्या आएगी, इसमें से ये वाला टर्म घटा दें, यानी कि 1.0 पाई से, ये पाई पीछे लिख दिया है हमने, से 0.5 पाई घटा दे, तो पाई पाई तो भाई पाई ही लिख दिया जाएगा। लेकिन 1.0 से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 आएगा, यानी कि पाई और पाई तो ऐसे ही लिख देंगे, वो तो कॉमन टर्म हो गया। अब 1.0 से 0.5 घटा देंगे तो 0.5 आ जाएगा। ये घटाना आप जानते होंगे, नहीं जानते तो हम यहाँ पर घटा के भी बताए दे रहे हैं। यहाँ से लेंगे दहाई, 10 में से 5 किया तो 5, और यहाँ 0, 0 में से 0 गया 0, सिंपल है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा D का मान हो गया, ये A का मान हो गया। अच्छा, N इसमें क्या है, N देख लीजिए, N की वैल्यू 13 है, ये N की वैल्यू वो तो दे ही रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब हमें S13 की वैल्यू निकालना है, तो बस फार्मूला लगा देंगे क्या, N/2, फिर 2A प्लस N-1 इंटू D। अच्छा, N की वैल्यू तो 13 है, 13/2, 2 गुणे, और A की वैल्यू क्या है, ये है क्या, 0.5 पाई। ठीक, ऐसे लिख देंगे, प्लस N-1। अच्छा, N-1 यानी कि 13 माइनस 1, भाई 13 माइनस 1 तो लिखेंगे यहाँ पर, तो D की वैल्यू क्या है, ये 0.5 पाई, तो ये हमारी D की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। अब ये वाला और ये वाला टर्म सेम है, इसको बाहर निकाल देंगे, यानी कि 13/2 गुणे 0.5 पाई, और पाई का मान दिया है 22/7, ये बुक में ही दिया है, आप देख लीजिए। ये देखिए बुक में दिया है 22/7, पाई का मान लेना है। ठीक, तो अगले स्टेप में पाई का मान 22/7 ले लेंगे। चलिए फिलहाल ब्रैकेट लगाते हैं, ये जो 2 बचा है 2 लिख लेते हैं, उसके बाद प्लस ये 13 में से 1 गया तो यहाँ 12 बचेगा।
इतना हमने लिख लिया ये, और ये तो कॉमन टर्म थे तो बाहर निकाल लिया था। 13/2 गुणे ये 0.5 गुणे पाई का मान हमें 22/7 लेना था, बुक में दिया हुआ है। गुणे अब 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 14 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक है, ये कट गया। 2 एकम 2 और ये 11, ये भी यहाँ से हमारा कट गया। अब बस बचा क्या हमारे पास, ये 13 और ये 11। तो पहले 11 लिख लेते हैं। अच्छा, 13 गुणे ये 11 लिख लेते हैं, और ये जो 2 है इसकी गुणा हम इससे कर देंगे 0.5 से। तो 2 पंचे 10, तो लिखेंगे 10। ठीक है, तो ये जो 0.5 है यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, तो चलिए। अच्छा, ये 1.0 का मतलब 1 ही होता है नॉर्मली, तो हम कह सकते हैं कि ये 1। तो अब 11 की 1 से गुणा करेंगे तो 11 ही आएगा। उसके बाद 11 की 13 से गुणा कर देंगे तो 11 3 33, 33 का 3 और 3 हासिल लगेंगे। 11 एकम 11 और 3 कितना 14, 143। तो हम कह सकते हैं कि जो S13 है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 143। तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये मीटर हो गया या सेंटीमीटर, क्वेश्चन में ही देख लेते हैं क्या दिया था। ये देखिए, क्वेश्चन में तो सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका मतलब इसमें भी फिर हम सेंटीमीटर ही लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि ये सेंटीमीटर है, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं इसका। अब क्वेश्चन नंबर 19 को बुक में देखिए क्या दिया हुआ है कि बोला है कि 200 लट्ठों, ठीक है, को ढेरी के रूप में, लट्ठों मतलब जो ये लकड़ी के जो ये बड़े बड़े से लट्ठे होते हैं ना, उनको बोला गया। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। तो जो सबसे नीचे वाली ये रो रहेगी इसमें 20 है ये। ठीक है, और ये टोटल कितने हैं, 200 है, मतलब टोटल हमें 200 रखने हैं, ऐसा बोला है। अगली पंक्ति में यानी कि जो उससे ऊपर वाली है उसमें 19 रखे गए हैं, फिर उससे अगली पंक्ति में 18, इसी प्रकार फिर 17, फिर 16, फिर 15, ऐसे रखते चले जा रहे हैं। फिर बोला है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रख जाएंगे, मतलब कितनी ऐसी पंक्ति बनेगी कि 200 लट्ठे रख जाएंगे। उन पंक्तियों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। इसका मतलब हमें n, सबसे पहले तो n ही फाइंड आउट करना है, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो जो सबसे ऊपरी पंक्ति होगी उसमें कितने लट्ठे रह जाएंगे, ये बोला है हमको। ठीक है, यानी कि लास्ट टर्म हमको निकालना है, और लास्ट टर्म हमारा क्या l होता है, तो हमको इसमें l भी फाइंड आउट करना है। ठीक, तो चलिए ये समझाते हैं कि कैसे लगाएंगे। अच्छा देखिए, सबसे पहले क्या दिया, 200 लट्ठे हैं, मतलब ये SN दे रखा है, टोटल SN है ये। अच्छा, तो इसको आंसर नंबर 19 यहाँ से, तो SN हमारे पास है क्या, 200। तो हम इसको लिख लेंगे 200। फिर बोला है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। इसका मतलब अगर एक हम सीरीज बनाए तो क्या हो जाएगा, पहले 20, फिर 19, फिर 18 एंड सो ऑन, ऐसे एक सीरीज बनती चली जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो हम इसमें ए की वैल्यू अगर कहें तो 20 है। ठीक है, और अगर हम कहें डी, तो फिर डी की वैल्यू क्या रहेगी, इसमें 19 में से अगर हम 20 घटा देते हैं तो फिर माइनस का 1 आएगा यहाँ पर, ये देखिए माइनस का 1 आएगा। चलिए, और तो फिर हम इसमें सबसे पहले हम n की वैल्यू निकालते हैं। कैसे, SN इज इक्वल्स टू क्या होता है, n/2, यहाँ से 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ से हम जो SN लिखा होगा उसमें 200 यहाँ पर रख देंगे, इज इक्वल्स टू क्या, n/2, 2 इंटू a की वैल्यू क्या 20 है तो 20 लिख देंगे, प्लस n-1 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, इंटू डी। अच्छा, डी की वैल्यू क्या, माइनस का 1, तो यहाँ पर ऐसे करके लिख देंगे। ये 2 यहाँ चला जाएगा गुणे में। ठीक है, तो 200 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना 400 हो जाएगा, बराबर n, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा। ये माइनस, इस प्लस को माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये जो 1 है ना, 1 इस n से गुणा करेगा तो n, और 1 इस -1 से गुणा करेगा तो भाई माइनस का 1। तो अब बस ये हो जाएगा, इसको ऐसे अभी ब्रैकेट में हम बंद कर देंगे। ठीक, अब 400 इज इक्वल्स टू n, यहाँ 40, अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो भाई ये जो माइनस है इसको माइनस कर देगा, और जो ये वाला माइनस है इसको तो प्लस कर देगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 आ जाएगा हमारे पास। तो 40 और 1 दोनों आपस में जुड़ेंगे, क्योंकि ये भी प्लस का है ये प्लस का है, दोनों जुड़ जाएंगे। तो कह सकते हैं 400 यहाँ n, और यहाँ ये 41, यहाँ ये माइनस का n। अब ये 400 इज इक्वल्स टू यहाँ 41 n, ठीक है, 41 n माइनस ये एन कितने हो जाएंगे, n² हो जाएंगे। अब ये जो n है इसको इस तरफ ले आते हैं तो पॉजिटिव बन जाएगा, n², तो हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव है। इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 41 n हो जाएगा, और ये अपनी जगह पर ही है तो ये प्लस का ही 400 लिखा रहेगा, इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें 400 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने से कितना आ जाए, 41 आ जाए। भाई प्लस का निशान है तो 400 के ऐसे गुणनखंड बनाइए कि जोड़ने से 41 आ जाए। तो अच्छा, 400 कैसे कैसे आ सकता है, अगर हम 40 की 10 से गुणा करें तो 400 आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप फैक्टर ही करके देख लीजिए। चलिए हम फैक्टर करके समझाते हैं आपको, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं लगा पाते हैं कैसे करें, तो फैक्टर ही करके समझाए दे रहे हैं। 2 से करेंगे
तो यहाँ 200 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 और फिर 5 से 5 एकम 5, तो हमारा इतना टोटल आएगा, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब इनसे ही हमको बनाना है कि 40 बना जाए। तो चलिए बनाते हैं। 25, अगर यहाँ हम 25 ले लेते हैं और यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और इनको हम 16 मान लेते हैं, तो फिर 16 और 25 आपस में जोड़ेंगे। हाँ, तो यहीं से हो गया, वेरी सिंपल। ठीक है, ये तो यहीं से बन गया। क्या 16 में अगर 25 जोड़ेंगे तो 41 आ भी गया। बस यही कॉन्सेप्ट लेना था हमको। क्या n स्क्वायर माइनस और 41 की जगह हमको लिखना था 16n प्लस 25n, ये हमको लिखना था, प्लस 400 इज इक्वल टू क्या 0। फिर यहाँ से n स्क्वायर माइनस 16n, ये भी माइनस का 25n हो जाएगा और ये प्लस का 400 इज इक्वल टू क्या 0। इन दोनों से n कॉमन ले लेंगे, यहाँ n माइनस 16 बन जाएगा, माइनस अब इन दोनों से क्या 25 कॉमन ले लेंगे तो ये n लिखा रहेगा, माइनस ये वाला जो माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। अब 25 से जब 400 में भाग करेंगे तो 16 ही आएगा, भाग करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये सेम है तो एक ब्रैकेट में तो ऐसे ही अलग कर लेंगे। ये है n माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, तो अब हम कह सकते हैं n माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या है n माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 0 प्लस 16, या कह सकते हैं n बराबर 16। तो n की वैल्यू तो हमारी 16 आ रही है, यहाँ से 0 प्लस 25, तो n इज इक्वल्स टू 25, तो ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये नहीं, तो n की वैल्यू जो है वो 25 आ रही है। अच्छा, n की वैल्यू यहाँ भी पॉजिटिव है, n की वैल्यू यहाँ भी पॉजिटिव है, तो अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम ये वाली वैल्यू लें या फिर ये वाली वैल्यू लें। तो इसके 2-3 तरीके हैं ये देखने के कि हमें ये लेनी चाहिए या फिर ये लेनी चाहिए। चलिए आपको सरल तरीका बताते हैं कि इसमें से आप कौन सी वैल्यू लें और कौन सी वैल्यू छोड़ें, क्योंकि सीधी सी बात है, जो लट्ठे रखे होंगे ना ऐसे 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 ऐसे, तो उनकी संख्या नियत होगी। ऐसा तो है नहीं कि एक बार 16 लाइनें होंगी, दूसरी बार वो 25 लाइनें होंगी, तो ऐसा तो नहीं, उसमें कोई जादू तो है नहीं कि नहीं एक बार में हम गिनेंगे तो 16 लाइनें निकलेंगी और दूसरी बार में गिनेंगे तो 25 लाइनें निकलेंगी, ऐसा तो है नहीं। तो या तो ये सही है या फिर ये सही, या तो 25 लाइनें बन रही होंगी भाई, पहले 20 है फिर 19 है फिर 18 है, इस प्रकार, या तो फिर वो 25 लाइनें बना रहा होगा, वो जो हमारा एक ढेर बनाया हुआ है, या फिर वो 16 लाइनें ही बना रहा होगा। तो अब या तो ये सही है या फिर ये सही है, तो फिर देखते हैं कैसे करते हैं। अच्छा, सबसे इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ, जो हमें क्वेश्चन में निकालना था, मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में, किसमें एल भी निकालना था, एल भी फाइंड आउट करना था, तो हम सीधे एल वाला फार्मूला लगाते हैं और फार्मूले में जो वैल्यू हमारी फिट बैठेगी सीधे वहीं से इसको आंसर दे देंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। देखिए अब हम फार्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, तो n एक बार तो 16 लेंगे, ठीक है, और दूसरी बार में 25 ले लेंगे। तो एक और फॉर्मूला लगा लेते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, फिर यहाँ पर भी a प्लस एल। भाई ये देखना है ना ये सही है कि ये सही है, तो चलिए एस एन, तो यहाँ एक बार तो हम 16 ले लेते हैं, तो फिर अगर हम यहाँ 16 ले लेते हैं एस एन की जगह पर, तो जो ये n लिखा हुआ है ना, n की जगह हमें 16 लेना पड़ेगा, 16/2, और a की जगह a की वैल्यू देखिए, सबसे पहले यहाँ से हमने क्या 20 ली थी, 20 ले लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या 20 प्लस एल। अच्छा, एल तो हमको निकालना ही था ना क्वेश्चन में, तो यानी कि ये तो हमारा सम था ना टोटल, तो यहाँ तो हम फिर 200 भी लेंगे, तो हमारा सम ही था ना टोटल, तो यहाँ 200 भी ले लेंगे। इसको कट कर देंगे, यहाँ 8 हो जाएगा, तो ये 8 और यहाँ ये 20 प्लस एल ऐसे लिख देंगे। अब ये 200/8, 8 से इसको कट करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 8 पंच 40, यहाँ 25 आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं 25, तो यहाँ 20 प्लस एल, तो यहाँ 20 प्लस एल। अब यहाँ देखिए 25 माइनस और जो ये है 20 इज इक्वल्स टू क्या एल। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 5, जो एल की संख्या होगी हमारी वो 5 आ रही है। ये देखिए जो लास्ट टर्म है हमारा वो 5 है, यानी कि उसमें 5 लट्ठे रखे होंगे, जो आखिरी जो वो सबसे ऊपर वाली जो लट्ठे रखे होंगे उसमें 5 ही लट्ठे रह गए होंगे, ये इसका मतलब ये है। ठीक, अब इसमें देखते हैं इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, अगर हम इसको भी सॉल्व करते हैं इसी तरीके से, तो एस एन तो हम 200 ले लेंगे भाई, एस यहाँ या तो फिर 25 एक बार रख लीजिए, फिर 200 लिख लीजिए, वो एक ही बात है। फिर यहाँ 25/2, अब यहाँ ए की वैल्यू तो 20 ही थी और एल की वैल्यू तो भाई एल ही रहेगी। अब यहाँ से 25 एकम 25 और 25 का 25 अट्ठे 200, ठीक है, सीधे सीधे हमने इसको कट कर दिया, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200, यहाँ से सीधे सीधे कैंसिल हो सकता है, ये तो हमने कर दिया। अब 2 की 8 से गुणा 2 अट्ठे 16, तो यहाँ 16 लिख देंगे, इज इक्वल टू क्या 20 प्लस एल। अब 16 और ये जो ये 20 है यहाँ आएगा माइनस का बन जाएगा, इज इक्वल टू एल, तो -4। अब यहाँ से ये गड़बड़ हो गया, अब आपको समझ में आया ये कैसे गड़बड़ हो गया, क्यों? क्योंकि क्या अब हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे वो लट्ठे रखे थे वो -4 रखे थे। भाई -4 क्यों रखेंगे जब हमारे पास टोटल 200 ही है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि लट्ठे -4 हो गए। इसका मतलब क्या है कि जो ये n है, n की वैल्यू फिर हमको 25
नहीं लेनी। तो ये यहाँ से समझ में आ गया। इसके और भी तरीके थे पर हमें ये तरीका ज़्यादा ईजी लगा तो हमने यहाँ से आपको समझा दिया। तो बस अब हम इसका फाइनल आंसर यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि जो n है, n की वैल्यू 16 है। n मतलब जो वो लट्ठों की संख्या थी, मतलब जो वो ढेरी लगी हुई थी उसकी वैल्यू ये 16 आ रही है। ठीक है। और l जो सबसे ऊपर वाला जो होगा पार्ट, उसमें कितने 5 ही लट्ठे थे, तो फिर ये l की वैल्यू 5 आ रही है, जो सबसे ऊपर वाला वो पार्ट था उसमें। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा में 10 आलू, मतलब टोटल कितने 10 आलू हैं, और जो पहला आलू है वो 5 मीटर की दूरी पर है। फिर उसके बाद 3-3 मीटर की दूरी और बढ़ा बढ़ा के रखा गया, यानी कि एक एपी सीरीज बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पर भी। ठीक है। और फिर क्या बोला कि देखिए कुछ चित्र बना हुआ है, ये 1 मिनट, अब देखिए ये चित्र बना हुआ है, ये बाल्टी रखी हुई है और ये जो पहला पॉइंट दिख रहा है छोटा सा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 5 मीटर। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर, फिर से और 3 मीटर, फिर और 3 मीटर, फिर और 3 मीटर। तो ये 3-3 मीटर की, देखिए आलू रखे हुए छोटे छोटे से दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये 3-3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं और टोटल 10 आलू रखे हुए हैं। यहाँ से गिनेंगे तो टोटल 10 आलू हैं ये। अच्छा, अब बोला क्या गया, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि जो भी यहाँ बच्चा या बच्ची होगी वो यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा। तो सबसे पहले वो पहला ही आलू उठाएगा और वापस इसमें डालना है उसको। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। ठीक है, तो यहाँ से चलेगी और यहाँ तक पहुंचेगी, फिर वापस इसको डालना है, डालती है, और दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, फिर यहाँ आ जाएगी, यहाँ से फिर दौड़ेगी और वो दूसरा आलू यानी कि ये वाला उठाएगी, फिर वापस जाएगी इसको डालने के लिए, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। और ऐसा तब तक करती जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, यानी कि हमें जो S10 है ना, S10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि टोटल 10 है तो S10 की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। भाई कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, पहले वो यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर वापस जाएगी, फिर वो यहाँ से यहाँ तक जाएगी, फिर वापस जाएगी, फिर वो यहाँ से दौड़ेगी यहाँ तक, फिर वापस जाएगी, तो इसी प्रकार फिर यहाँ दौड़ेगी, फिर वापस जाएगी। तो टोटल दूरी हमको निकालनी है कि कितनी है ये। चलिए इसको समझाते हैं, जरा हम सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक छोटा सा चित्र ही बना लेते हैं नॉर्मल सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये हमारी कोई बाल्टी रखी है छोटी सी। ठीक है भाई, बाल्टी तो हमसे बनेगी नहीं अच्छी सी, चलिए ऐसे ही बना लेते हैं। तो ये कोई छोटी सी बाल्टी रखी हुई है, यहाँ मान लेते हैं ये 5 मीटर की दूरी है यहाँ तक। ठीक है, तो ये पहला आलू यहाँ पर है, फिर ये दूसरा है 3 मीटर की दूरी पर, और तीसरा भी है ये 3 मीटर की दूरी पर। और लड़की यहाँ से दौड़ना शुरू करेगी, यहाँ तक जाएगी, वापस यहीं आ जाएगी। तो अब बताइए, यहाँ से यहाँ गई 5 मीटर की दूरी, फिर वापस यहाँ एक दूरी कितनी हो गई, 10 मीटर की हो गई। इसका मतलब जो है, जो पहली यहाँ पर अगर हम सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या है, 5 गुणे 2, भाई 2 से गुणा तो करेंगे, मतलब 10। तो पहला जो सीरीज होगा वो हमारी जो एपी सीरीज होगी, हम एक एपी सीरीज बनाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं, तो 10 बनेगा यहाँ पर। उसके बाद फिर वो यहाँ आ गई वापस, यहाँ से फिर दौड़ेगी यहाँ तक, तो यहाँ देखिए यहाँ से 5 और 5 में 3 जोड़े तो 8, तो 8 भाई जाने में, फिर वापस 8 मीटर आने में, तो 8 8 कितना हो गया 16, 8 गुणे 2 यानी कि ये 16, तो सेकंड हमारा 16 आ गया। दोबारा देखिए क्या, अब वो यहाँ से फिर वापस आ गई ना यहाँ तक, अब यहाँ से फिर वो यहाँ तक दौड़ेगी, तो ये 5 3 8 3 11, और 11 का दुगना कितना 22। तो अब वो हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 2, तो 11 दूनी कितना 22। तो बस इसी प्रकार एक सीरीज बनती चली जाएगी। अब हमको और लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिखना था। इसमें मान निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू क्या है 10 है, और डी की वैल्यू क्या है 16 में से अगर हम 10 घटा देते हैं तो 6 बचेगा। अच्छा, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू भी 10 है। क्यों 10 है, क्योंकि 10 हमको दे रखा है कि 10 आलू हैं, इस वजह से एन की वैल्यू 10 है ये। और हमें क्या निकालना है, हमें S10 की वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि S10 की वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। S10 क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिख देंगे। आप देखिए S10 इज इक्वल टू n/2 यानी कि 10/2। ठीक है, 2 इंटू ए, और ए का 10 लिख देंगे, n-1 यानी कि 10-1। ठीक है, इंटू डी, और डी की जगह हम 6 लिख देंगे, यहाँ 10 है ये। अब ये कट कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ 20। ठीक है, क्योंकि भाई 10 दूनी 20, प्लस यहाँ कितना 9 हो जाएगा गुणे 6। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 5 यहाँ गुणे का निशान लगा देंगे। अच्छा, ये 20 है, ठीक है, और ये 9 और 6 से गुणा, 9 की 6 से गुणा करेंगे तो 6 नाम 54, 54 20 प्लस 54 यानी कि 54। तो कह सकते हैं 5 गुणे, इनको आपस में जोड़ देंगे तो 4 74 हैं ये।
तो 5 चौकी 20 और 5 सत्ते 35 और 35 में 2 जोड़ेंगे तो 37, 370। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्या कि एस जो 10 है बराबर 370। अच्छा, अब जो क्वेश्चन हमें बोला था, क्या बोला था कि प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, तो हम लिख देंगे कुल तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, कितनी दूरी थी वो, बराबर 370 मीटर। क्यों मीटर, क्योंकि भाई क्वेश्चन भी तो हमारा मीटर में ही दिया था, इस वजह से जो आंसर होगा वो भी हम मीटर में ही दे देंगे। चलिए